हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस और आगे अब बढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस में। आइए चलिए सर, रेजिडेंशियल स्टेटस हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चंस कितने कर लिए थे साहब? हमने एक्सेप्शन केस के साथ एडिशनल कंडीशन को भी समझ लिया था और हमने सवाल भी कर लिया था। चलिए सर, अब एक और पॉइंट देखिएगा, एक और माना गया दैट इज डीम्ड रेजिडेंट। ये शब्द डीम्ड बहुत बार आपको आएगा इनकम टैक्स में। तो डीम्ड का मतलब होता है कि सरकार की अपनी मनमानी चलाना, मतलब तुम मानो या मानो हमने मान लिया है। तो जब गवर्नमेंट को कहते हैं ना नहीं समझ में आता तो डीम्ड कर लेती है कि मान लेती है गवर्नमेंट। होता क्या था, बहुत सारे लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यूट्यूबर जो के ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग करते हैं, जो ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग करते थे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन भी करते हैं। वो 50 दिन मान लेते हैं इंडिया में रह गए, ठीक है, 50 दिन इंडिया में रह गए, इसके बाद 100 दिन यूएसए में रह गए, फिर 50 दिन वो रह गए मान लेते हैं यूके में, फिर 50 दिन रह गए आपका रशिया में। इस तरीके से पूरा साल वो घूमते ही रहते हैं और इनकी अर्निंग जो है पूरे साल की मान लेते हैं कि 50 लाख रुपए है। हालांकि इतनी होती नहीं है, मान लिया जाए कि पूरे साल की इनकम 50 लाख रुपए है। वो ना तो इंडिया के अंदर टैक्स दे पा रहे हैं, नॉन रेजिडेंट हो गया, ना तो वो यूएसए में टैक्स दे पा रहे हैं, वहां का भी अपना रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी हर एक कंट्री से टैक्स देने से बच रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए? तो हमारी गवर्नमेंट जो कि है मोदी सरकार, मोदी जी ने कहा कि भाई हमारा एक बंदा इंडियन, ये इंडियन है, ये दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है और पैसे भी कमा ही रहा है। तो भाई तुमसे यूएस यूके कोई भी टैक्स नहीं ले रहा है, तो छोड़ो, इन सबको मत लेने दो। एक काम करते हैं ना, हम ही ले लेते हैं, इन सबको छोड़ दो, नहीं ले रहा कोई बात नहीं, इन सबको छोड़ दो, तुमसे टैक्स हम ही ले लेते हैं। और जितने भी यूट्यूबर ब्लॉगर होते हैं जो भी यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, तो ऐसा थोड़ी जमीन वो यूएसए में ले लेंगे, सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं। तो बोलते हैं यार तुम्हें निराश मत हो, तुम ऐसा मत समझना तुम्हारा कोई नहीं है, हम तुम्हारे हैं और हम तुमसे टैक्स लेंगे, अब हम तुमसे टैक्स ले लेंगे। अब वो बोलेगा सर रूल के हिसाब से तो देखो नहीं हो रहा। अरे डीम्ड सेक्शन 61A लेके आते हैं आपके लिए यार, डीम्ड मतलब मानो ना मानो हम मान लेंगे और हम तुमसे टैक्स ले लेंगे। और अगर आपकी इफ आपका इंडिया से अगर आपकी इनकम 15 लाख से अबव है, मोर है, इनकम मोर देन 15 लाख, अगर आपकी इनकम इंडिया से मोर देन 15 लाख है तो, और आप अदर कंट्री में टैक्स भी नहीं दे रहे हो, आप अदर कंट्री में नॉट टैक्स पेड, आप पेड भी नहीं कर रहे हो, और डोमिसाइल क्या होता है कि उस एरिया का मतलब नागरिकता वगैरह सारी चीजें हैं, और डोमिसाइल में भी आ रहे हो, बस इतना याद रखना कि अदर कंट्री में नॉट पे एनी टैक्स। तो भाई साहब आप हमें ना आपको एकदम स्पेशल गेस्ट बनाएंगे। आपके ऊपर पहला बेसिक कंडीशन क्या कहता है? बेसिक कंडीशन कहता है 182 डेज।
और क्या कहता है 60 डेज, एंड क्या कहता है आपका 365 डेज, है ना बेसिक कंडीशन। एडिशनल कंडीशन कहता है आपका 2 टाइम रेजिडेंट 10 ईयर में, एंड 730 डेज 7 ईयर में। बोला इतनी सारी कानून वगैरह, यार आप तो भले इंसान हो, आपके ऊपर ये सब लगाएंगे ही नहीं, मत चेक ही नहीं करेंगे तुमसे, तुमसे सीधा सीधा हम बोल देंगे कि तू डीम्ड नॉन ऑर्डिनरी है। डीम्ड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो गवर्नमेंट देख रहे हो कहीं से पैसा कमाने का साधन नहीं छोड़ रही, यानी NOR या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कह देते हैं, NOR। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी कंट्री में भी टैक्स नहीं दे रहा है, किसी कंट्री में टैक्स ही नहीं दे रहा है, और वो इंडिया से 15 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग भी कर रहा है, और बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन से रूल से भी बाहर चल रहा है, वो उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे इस रूल को हटाओ। आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है ना, कोई बात नहीं, हम आपको अपने देश का इंसान मानते हैं और आप हमारे भारत में आके टैक्स दे दीजिए, और ये सब रूल वूल सब भाड़ में गया, आपको सीधा हम डायरेक्ट रेजिडेंट बना रहे हैं, और वो भी कौन सा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना रहे हैं। और एज पर रूल जो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को जिसके ऊपर टैक्स देना था उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स दे दीजिए और आप टेंशन फ्री रहिए। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट ने, जो लोग बहुत सारी कंट्री में काम करते थे, घूमते थे, तो उनके ऊपर एक तरीके से पनिशमेंट किया गया। और ये ज्यादा पुराना नहीं है, 2021-22 के अंदर गवर्नमेंट इसको लेके आई थी, 20-21 या 21-22 के आसपास लेके आई थी। तो एक तो हो गया डीम्ड ऑनरशिप, ठीक है ना, क्या हो गया हमारा डीम्ड ऑनरशिप। तो देखो रेजिडेंट के लिए आपको तो चेक करना ही करना पड़ता है, क्या चेक करना पड़ता है कि भैया तुम ये रूल फॉलो करो, ये रूल फॉलो करो, तो रेजिडेंट हो गए। इसके भी एक्सेप्शन केस देखे हमने कि अगर आप इंडियन ओरिजिन, क्रू मेंबर, एम्प्लॉयमेंट, तो सिर्फ रूल नंबर 1 ही लगेगा, दूसरा तो लगेगा नहीं, एडिशनल तो सब पे ही लगता है। इसके बाद हमने क्या देखा कि अगर आपकी इनकम मोर देन 15 लाख इंडिया में है तो रूल, अगर इंडियन ओरिजिन भी हो तो कोई बात नहीं, रूल नंबर 1 भी लगाएंगे और रूल नंबर 2 भी चेक करेंगे। लेकिन रूल नंबर जो 2 है वहां पे 60 दिन के बजाय 120 दिन आपके ऊपर एप्लीकेबल करके हम टेस्टिंग कर लेंगे। एक और आ गया डीम्ड रेजिडेंट। तो डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है, जो किसी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा हो और भारत में 15 लाख रुपए से ऊपर अपनी इनकम कमा रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, डीम्ड रेजिडेंट कहते हैं, और उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा एज अ, और उसे डीम्ड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। समझ में आई बात आपको। तो डीम्ड ऑनर क्या हुआ हमारा, ओके जी सर। तो एक ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो सर अभी तक हमने देखा रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस है नंबर 1, या तो आप ROR होगे, या तो आप NOR होगे, यानी RNOR, और या फिर आप NR होगे। ये 3 ही तो स्टेटस होते हैं इनके। अब ये तीनों स्टेटस कब कब इनके पता लगेंगे ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब भाई तुम्हारा स्टेटस कुछ भी निकल गया, अब तुम्हें कौन सी इनकम पे टैक्सेबल करेंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने इंडिया से पैसे कमाए, इंडिया से अर्न किया, तो इसे भी टैक्स देना पड़ेगा, इसे भी टैक्स देना पड़ेगा, इसे भी टैक्स देना पड़ेगा। अब हम जाके टोटल इनकम निकालने वाले हैं कि इसके किस स्टेटस पे कितना टैक्स लगने वाला है, यानी टोटल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे हम। तो अब हमारा इसका सेकंड पड़ाव आ गया। पहले पड़ाव में हमने पहले पार्ट में क्या देखा कि भैया तेरा स्टेटस, दूसरे पार्ट में अब स्टेटस पता चल गया, अब ला तू टैक्स, तो कितना टैक्स देगा, कितना इनकम कैलकुलेट होगा, वो सीखने वाले हैं हम सेकंड पार्ट के अंदर, यानी सेकंड पार्ट में।
शिवदास कब आ जाएगा? दिस मंथ। तो सर बिल्कुल सही। तो सर एक बात बताओ, तो कुछ रूल्स हैं, जैसे अगर आप अर्न, अर्न ध्यान रखना, अर्न मैं जो लिख रहा हूं, अगर आप अर्न, ओहो, फ्रॉम इंडिया, अगर आप इंडिया से पैसे कमाते हो, अर्न फ्रॉम इंडिया, इसका मतलब आपका जॉब हो वो भी इंडिया में कर रहे हो, बिजनेस हो वो भी इंडिया के अंदर ही है। तो जॉब या बिजनेस दो ही जगह से पैसे कमाओगे, या कोई एफडी वगैरह है, या फिर कोई इंटरेस्ट, या फिर कोई भी डिविडेंड। अगर आप ये सभी के सभी इंडिया से कमा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपका स्टेटस कुछ भी हो, आपको ऑल केसेस में टैक्स देना पड़ेगा। आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे आप आरओआर हो, चाहे आप एनओआर हो, चाहे आप एनआर हो, तीनों केस में आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर मतलब, जैसे मान लो मैं आपको क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कोचिंग, यानी मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, और मैं कहाँ खड़ा हूं, भारत में ही खड़ा हूं। ऐसे सिचुएशन में मेरा स्टेटस कुछ भी हो जाए, चाहे मैं इंडिया में रहूं ना रहूं, क्योंकि भारत की जमीन पे से पैसे कमाए जा रहे हैं, भारत में से पैसे कमाए जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपका स्टेटस मैटर ही नहीं करेगा। आपको तो इसका इनकम, आपके इनकम का पार्ट माना जाएगा और उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरा, अगर आप इनकम को रिसीव कर रहे हो, रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया यानी इंडिया में डायरेक्ट पैसा कहीं से आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका स्टेटस कुछ भी हो, आपका स्टेटस कुछ भी हो, आरओआर हो, एनओआर हो, या आपका स्टेटस एनआर बने, आपको हर सूरत, हर कंडीशन में टैक्स 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 देना ही पड़ेगा। यानी या इंडिया में पैसा रिसीव कर रहे होगे, या फिर आप किसी भी कंडीशन में इंडिया की जमीन से इंडिया में पैसे कमा रहे होगे, तो टैक्स देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हो कि आप यहां से बैठ के, कई बार आप, जैसे हम फ्रीलांसर क्या करते हैं, इंडिया में बैठ के और सर्विस कहाँ दे रहे होते हैं, बाहर दे रहे होते हैं, यूएसए में दे रहे हैं, कहीं और दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पैसा कहाँ से कमाया जा रहा है, यूएसए से कमाया जा रहा है, लेकिन रिसीव कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मान लेते हैं कि भाई भारत में ही रिसीव हो रहा है, तो तीनों कंडीशन, आप चाहे आरओआर, एनओआर, चाहे एनआर हो, तीनों कंडीशन में आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है सर। एक वर्ड होता है रेमिटेंस। रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है साहब? रेमिटेंस का मतलब होता है, जैसे मान लो मिस्टर एक्स जॉब करता है यूएसए में। मिस्टर एक्स कहां जॉब कर रहा है? यूएसए में। और एक्स का एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड है, वो भी यूएसए में ही जॉब करता है, उसी की कंपनी में। अब जिस कंपनी में जॉब करता है यूएसए में, कंपनी जब पेमेंट दे रहा था, तो पेमेंट के लिए एक्स, मान लेते हैं वो इंडिया आया हुआ था। एक्स कहां आया हुआ है? इंडिया आया हुआ है। तो उस कंपनी ने पैसे एक्स को ना देके किसको दे दिया? उसके फ्रेंड को। और उसके फ्रेंड ने क्या करा, फिर इंडिया में अपने फ्रेंड मिस्टर एक्स को पैसा भेज दिया। तो दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। जैसे मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो बहुत बच्चे जॉब भी कर रहे होंगे, बहुत बच्चे नहीं भी कर रहे होंगे। तो जो स्टूडेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे फीस दे रहे हो, तो आप अपने पास से नहीं दे रहे हो, आप अपने पेरेंट्स से ले करके फिर मुझे दे रहे हो। तो मैं बोलूंगा ये फीस रिसीव नहीं करा मैंने, रेमिटेंस कर दिया। तो रेमिटेंस का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली, अगर आपके पेरेंट्स मुझे दें पैसे कमा के, तो रिसीव होगा।
अगर आपने पहले ले लिया फिर मुझे दिया तो फिर रेमिटेंस कहलाएगा। समझ में आई बात आपको? अगर रेमिटेंस इनकम है तो सिर्फ और सिर्फ ROR टैक्स देगा, NOR टैक्स नहीं देगा, NR उस इनकम पे टैक्स नहीं देगा। ठीक है, कुछ एक पॉइंट हम देखते जाते हैं, फिर हम आगे और डिटेल में जानेंगे। एक होता है सेटअप बिजनेस, सेटअप एंड कंट्रोल, सेटअप आउटसाइड इंडिया। अगर आपने कोई बिजनेस अपना भारत के बाहर कर रखा है, लेकिन बट कंट्रोल, उसको सिर्फ कंट्रोल करते हो फ्रॉम इंडिया, लेकिन कंट्रोल इंडिया से करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में रूल कहता है कि अगर आप ROR हुए तो टैक्स देना होगा, NOR हुए तो भी टैक्स देना होगा, अगर NR हुए आप स्टेटस तो आप टैक्स नहीं दोगे, फिर बच जाओगे, फिर बच जाओगे, फिर आप बच जाओगे। इसके बाद सर, अगर आपका बिजनेस सेटअप इन इंडिया एंड कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल कहां से है? इंडिया के बाहर से है। तो मेरे भाई समझना, बिजनेस कहां है आपका? बिजनेस तो भाई इंडिया के अंदर ही सेटअप है ना। तो ऐसे सिचुएशन में भारत से ही पैसा कमा रहे हो तो आपका स्टेटस ROR होगा तब भी टैक्स दोगे, आपका स्टेटस NOR होगा तब भी आप इनकम पे टैक्स दोगे, आपका स्टेटस NR होगा तब भी आप टैक्स दोगे। ओके सर। इसके बाद पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। कई बार कुछ ऐसे इनकम होते हैं जहां पे वहां की गवर्नमेंट बोलती है भैया इस पे टैक्स नहीं लेंगे, या कहीं की भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेंगे। मान लो मैंने इस साल इनकम कमाया और मैंने कुछ अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया कि इस इनकम पे टैक्सेबल नहीं है, या अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं मान लेते हैं इस इनकम पे टैक्स नहीं लगता, आगे फर्दर चल के आगे टैक्स लगने लग जाए। तो जब आपका पास्ट अनटैक्स था और बाद में जब आप इंडिया में लेके आते हो, बाद में जब इंडिया में लेके आते हो पास्ट अनटैक्स इनकम को, आप ब्रॉड कर देते हो कहां पे? इन इंडिया। कहां लेके आते हो? ब्रॉड करते हो ब्रॉड इन इंडिया। तो भाई सरकार कहती है जब वहां की गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स नहीं लिया तो हम भी टैक्स नहीं लेंगे। तो जवाब है नो। कोई भी कंडीशन है इंडिया में नो टैक्स, कोई टैक्स लगेगा ही नहीं लगेगा, कोई टैक्स भारत में नहीं लगेगा, बात खत्म, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। इसके बाद डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी। अगर आप इंडियन कंपनी से डिविडेंड कमाते हो तो उस सिचुएशन में, अगर डिविडेंड कमा रहे हो तो उस सिचुएशन में आपका वो जैसे नॉर्मल इनकम होता है वैसे ही आपका ये इनकम पे टैक्स लगेगा, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, नॉर्मल। ठीक है। फुल्ली टैक्सेबल जब मैंने कहा तो आपका स्टेटस ROR हो, आपका स्टेटस NOR हो या आपका स्टेटस NR हो, तीनों ही कंडीशन में आपसे टैक्स को लिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ मैं बातें बस आपके माइंड में डाल रहा था, कब होगा नहीं होगा। बेसिकली मैंने इसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से चार्ट बनाया हुआ है। अगर ये चार्ट आप प्रिंट आउट निकाल लो, आप अपने पास रख लो ये चार्ट, तो समझ लो आपका जो कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूं खत्म। इसी चार्ट के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करना होगा, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करना होगा। आ जाओ सर, क्या कहता है सर आपका चार्ट? मेरा चार्ट कहता है
इनकम एक्रू और अराइज, एक्रू का मतलब होना, अराइज का सॉरी अराइज मतलब होना, एक्रू मतलब अगर इंडिया में होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका स्टेटस आरओआर होगा या एनओआर होगा या एनआर होगा। तो यस यस मतलब आपकी इनकम का पार्ट माना जाएगा। अगर आप इनकम रिसीव्ड करते हो और डीम टू भी रिसीव्ड है, मतलब रिसीव हो गया या सरकार मान ले कि मैं रिसीव कर रहा हूं, तो मानो मत मानो, तब भी कौन टैक्स देगा साहब? जब यस यस लिखा है तो इसका मतलब तीनों ही टैक्स देंगे। इनकम रेमिटेड टू इंडिया अगर हुआ तो कौन टैक्स देगा? सिर्फ एक बंदा टैक्स देगा, बाकी टैक्स नहीं देंगे। बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में है लेकिन कंट्रोल आउटसाइड इंडिया होता है, तो भैया तेरी दुकान तो इंडिया में ही है ना, तो मैंने बोला था अगर इंडिया की जमीन से पैसे कमाओगे तो सभी टैक्स देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपका स्टेटस कुछ भी हो, आप तीनों कंडीशन में टैक्स दोगे। बिजनेस आउटसाइड इंडिया लेकिन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, बिजनेस विदेश में है, इंडिया के बाहर है लेकिन कंट्रोल इंडिया में हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर आरओआर हो तो टैक्स दोगे, एनओआर हो टैक्स दोगे, एनआर अगर हुए तो आपसे उस इनकम पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। पास अनटैक्स इनकम, ऐसे इनकम जो कोई गवर्नमेंट ने बोला नहीं लेंगे, तो अब इंडिया में भी हम किसी पे भी टैक्स नहीं लेंगे। डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो भाई इंडिया की कंपनी ही है, आपने रिलायंस टाटा इनसे डिविडेंड मिला है, तो सभी केस में आपसे टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी से मिलेगा तब भी सभी पे टैक्स लेगा। अच्छा, बहुत बच्चे, अगर किसी बच्चे ने पुरानी बुक ले लिया हो तो वहां पे दिखेगा डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होता है, पहले एग्जेम्प्ट था फिर टैक्सेबल हो गया है, क्योंकि पुरानी क्लासेस पुरानी वीडियोस में बड़ी सारी चीजें बदल जाती हैं लास्ट ईयर से, तो इसलिए मैं पहले बता दूं आपको। इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, भाई पैसा आपने बाहर ही कमाया और रिसीव भी वहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपका स्टेटस आरओआर हो गया तो बचोगे नहीं, भारत में टैक्स देना होगा। और नो नो, अब एक सवाल आता है, सर वहां की गवर्नमेंट ने भी टैक्स ले लिया, आप भी टैक्स ले लोगे तो कैसे बात बनेगा? तो यहां पे हमारा डबल टैक्सेशन रूल काम आता है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने कहीं बाहर टैक्स दे दिया है तो वो स्लिप हमें दिखा दीजिए, उसका प्रूफ दिखा दीजिए, हम इंडिया में आपसे टैक्स नहीं लेंगे। एग्रीकल्चर फ्रॉम इंडिया, इंडिया में खेती, क्योंकि पूरे प्रधानमंत्री ये सब जितने भी नेता बनते हैं उनका मुद्दा ही क्या होता है? किसान। तो किसान को मुद्दा बना के अगर खेती बाड़ी से पैसे कमाओगे तो इंडिया के अंदर कोई टैक्स नहीं देना होता। कितनी भी इनकम, अगर 500 करोड़ भी कमा रहे हो आप खेती से, उस पर टैक्स ही नहीं देना पड़ता है। तो नो टैक्स, नो टैक्स, नो टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें उल्टा सीधा करके लेते हैं ये टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, अगर आप मान लेते हैं अमेरिका में आपका जमीन है और वहां से खेती करके पैसे कमाते हो तो वो भी एग्रीकल्चर है, लेकिन इस पे सभी को टैक्स देना होगा, चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो, वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर इंडिया में इनकम रिसीव कर रहे हो, अगर रिसीव भी वहीं हो जाता है तो सिर्फ एक टैक्स देगा, बाकी नहीं देगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, अच्छा ये गिफ्ट वाले पॉइंट आ गए, तो गिफ्ट वाले पॉइंट को एक बार समझते हैं। चलिए आइए, गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट का मतलब आपको सभी को बहुत अच्छा लगता है कि मुझे गिफ्ट मिले, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे गिफ्ट मिले। अब गिफ्ट जो मिलता है, गिफ्ट का नेचर ऐसा है कि कई बार शादी कर रहे हैं तो उस मौके पे गिफ्ट होता है, कई बार हमने बर्थडे मनाया तो उस मौके पे गिफ्ट होता है। तो जब शादी करते हैं तो आपको जो गिफ्ट मिलता है वो दो तरीके के लोगों से गिफ्ट मिलता है, एक आपके रिश्तेदार और एक आपके जो रिश्तेदार नहीं है, दोस्त फ्रेंड वगैरह। तो जो रिलेटिव से गिफ्ट लोगे तो सरकार बोलती है भैया रिश्तेदार ने गिफ्ट दिया है तो इस पे कोई टैक्स नहीं होगा। और शादी के टाइम पे आप रिलेटिव से लो चाहे नॉन रिलेटिव से लो, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन शादी होने के बाद या शादी होने से पहले अगर आपको गिफ्ट आपका फ्रेंड नॉन रिलेटिव देता है तो 50,000 रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना है। अगर 50,000 से ऊपर हो गया तो पूरे गिफ्ट इनकम पे टैक्स देना है। समझते हैं? अगर क्या कहता है कि गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन, चाहे मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी किसी ने, ऐसा भी होता है ना गिफ्ट में घर दे दिया, भाई मुझे तो नहीं दिया, कोई दे दे तो मैं इंतजार कर रहा हूं, उसे बोलेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। या मूवेबल, गिफ्ट में आपको फोन दे दिया, गिफ्ट में आपको एक कुरकुरे का पैकेट दे दिया, तो ये भी गिफ्ट के अंदर ही काउंट आएगा। विदाउट कंसिडरेशन, अब गिफ्ट का मतलब तो यही है,
कि आपने मुझे गिफ्ट दिया और मुझसे पैसे ना लो। अगर आपने मुझे गिफ्ट दे दिया और बोला निकाल पैसे, तो ये गिफ्ट किस बात का हुआ? इसमें कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। विदाउट इन एडुकेट कंसिडरेशन, ये लाइन भी ऐड कर दिया। इन एडुकेट कंसिडरेशन का मतलब होता है कि मान लो मैंने 5 करोड़ रुपए का घर लिया और बोला ए ले 2 रुपए ले ले, और मैं सरकार को बोल दूं ये मुझे गिफ्ट मिला है, मैं इस पर टैक्स नहीं दूंगा, तो नहीं, तुम्हें 5 करोड़ रुपए पे जब तुमने विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन है तो जो 1 रुपए है वो तो सेल माना जाएगा, बैलेंस आपका गिफ्ट मान के और 50,000 से ऊपर लिमिट लगा के टैक्स लगा देंगे। तो इन एडुकेट का मतलब होता है कि जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिला। मान लेते हैं गिफ्ट के अंदर सबसे ऑन कौन से ओकेशन पे देख रहे हो, कौन से ओकेशन पे? मैरिज के ओकेशन पे। कौन से ओकेशन पे? मैरिज के ओकेशन पे। शादी हुआ, नॉट टैक्सेबल, कोई भी दे दे गिफ्ट ऑन द ओकेशन ऑफ द मैरिज, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो आप इंडिया के अंदर देखना, जब इनकम टैक्स बचाने उचाने की बात होती है तो शादी होती है। आपको समझ में आ रहा है कुछ बात? मुकेश अंबानी की इतनी बड़ी, इतनी धूमधाम से शादी अपने बच्चों की क्यों करी थी? इतने हेलीकॉप्टर वगैरह, क्योंकि उस पर जितने गिफ्ट आए होंगे, जो भी ब्लैक को व्हाइट करना होगा, जितना उसने, मेरे को तो लगता है उतना तो टैक्स ही बचा लिया होगा। तो शादी के टाइम पे गिफ्ट हमेशा लोग क्या करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं। कई बार तो लोग कोर्ट में फेक मैरिज तक कर लेते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए, कि मैं अब मैरिज कर रहा हूं और इसके ऊपर मेरा गिफ्ट आया है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा सरकार से। लाखों करोड़ों, कोई लिमिट ही नहीं भाई, 1,000 करोड़ का गिफ्ट दे दे, सरकार बोलेगी यार चल छोड़ भाई। अगर आपको रिलेटिव से मिलता है, रिश्तेदार रिलेटिव से, तो नॉट टैक्सेबल, कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। शादी पे तो कोई भी दे दे, चाहे आपका रिलेटिव हो चाहे नॉन रिलेटिव हो, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और अगर गिफ्ट मिल जाता है आपके रिलेटिव से, तो उस केस के अंदर आपका कोई टैक्सेबल नहीं, एग्जेम्प्ट है। अब रिलेटिव कौन होता है? स्पाउस, मतलब पति के लिए पत्नी, ब्रदर सिस्टर आपके जो है, ब्रदर सिस्टर स्पाउस उसके पति पत्नी के, जो आपके भाई बहन के जो हस्बैंड वाइफ है, ब्रदर सिस्टर ब्रदर की जो बहन है। इसके बाद लीनियन असेंडेंट, मतलब आपके दादा दादी नाना नानी। दूसरी तरफ सिस्टर आपका एसेंडेंट या लीनियन आपका डिसेंडेंट, मतलब पूर्वज या फिर आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे वगैरह होंगे पर्सन, ये सब रिलेटिव यानी ब्लड रिलेशन बेसिकली देखा जाता है गिफ्ट में। नॉन रिलेटिव से लोगे, ओ माय गॉड, शादी पे लोगो तो इससे भी, शादी से लोगे, शादी पे लोगे तो इससे भी एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन नॉन रिलेटिव से आप लेते हो तो 50,000 रुपए तक आपको क्या माना जाता है? एग्जेम्प्ट। और अप टू 50,000 एग्जेम्प्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। एक्सीडिंग द 50,000 टैक्सेबल हो जाता है। मान लो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया 20 लाख रुपए का, मुझे बताओ कि ये मेरा टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? मेरे फादर ने मुझे 20 लाख का टैक्स दिया, क्या ये मेरे लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दो, क्या ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? मेरे फादर ने मुझे 20 लाख रुपए का गिफ्ट दिया, क्या टैक्सेबल होगा ही नहीं होगा? सर ये टैक्सेबल, आपके फादर किस में आ जाते हैं? सर वो तो रिलेटिव में आ जाते हैं, तो नॉट टैक्सेबल। तो क्या होगा ये? नॉट टैक्सेबल, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं। मान लो मेरे मैरिज पे मेरे स्टूडेंट ने, आपने मुझे 50 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया, आपने मुझे दिया 50 लाख रुपए का गिफ्ट दिया मुझे मेरे शादी के टाइम पे। आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो क्या ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? क्या ये टैक्सेबल होगा ही नहीं होगा? तो जवाब सर शादी के टाइम पे नो टैक्सेबल, नो टैक्सेबल। इसके बाद मेरा बर्थडे आया और बर्थडे पे मेरे स्टूडेंट ने, मान लेते हैं कि 45,000 रुपए का गिफ्ट दिया, 45,000 रुपए का गिफ्ट दिया, एक मोबाइल फोन दिया मुझे, मेरे स्टूडेंट ने मुझे मोबाइल फोन गिफ्ट दिया है मेरे बर्थडे के ऊपर, मेरा रिलेटिव भी नहीं है, तो सर ये हो जाता टैक्सेबल। ये स्टूडेंट ने दिया है, ये हो जाता टैक्सेबल, लेकिन लॉ कहता है 50,000 तक कोई टैक्सेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नो टैक्सेबल में चला गया। आ जाओ, मेरे स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट दिया 55,000 रुपए का, किस पे? मेरे बर्थडे पे। मेरे बर्थडे पे 15,000 का
गिफ्ट दिया है 55,000 का, क्या ये टैक्सेबल होगा ही नहीं होगा? स्टूडेंट, और बर्थडे पे शादी भी नहीं है और रिश्तेदार भी नहीं है, अब ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब कितना टैक्सेबल होगा जानते हो? फुल्ली टैक्सेबल। ऐसा मत समझना कि 50,000 एग्जेम्प्ट हो गया और बाकी 5,000 पे टैक्स देंगे, नहीं, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और गिफ्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति से मिलेगा 50,000 उसको नहीं, सभी का मिला के भी अगर 50,000 हो रहा है तब भी वो लिमिट मानी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि एक ओकेशन का 50,000 है, पूरे साल में आप बर्थडे मना लो, एनिवर्सरी मना लो, ये मना लो, टीचर्स डे मना लो, फलना ढिकवा जितना भी मनाते हो, सारे गिफ्ट के अमाउंट को जोड़ लिया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा 50,000 की लिमिट एक्सीड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। समझ में आई बात आपको? तो ये गिफ्ट का हमारा पॉइंट था। आ जाइए, अगर गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव है तो आपका स्टेटस कुछ भी है, आपको टैक्स ही नहीं देना। अगर गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव है अप टू 50,000 तक एग्जेम्प्ट ही माना जाएगा, उसके बाद टैक्सेबल होगा। गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, टैक्स ही नहीं देना। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर इन इंडिया एग्जेम्प्ट 5,000। अच्छा, जो 50,000 की लिमिट है वो रिश्तेदार वगैरह, अगर मेरा मालिक, मैं नौकरी कर रहा हूं तो मेरा मालिक मुझे गिफ्ट देगा तो वहां 5,000 तक ही एग्जेम्प्ट है, बैलेंस विल बी टैक्सेबल हो जाएगा, अगर मालिक और नौकर वाला रिलेशन आता है तो। क्या बात समझ में आए? तो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए और फिर आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। आइए आपके साथ एक क्वेश्चन करेंगे और फिर आपसे ही पूछेंगे क्या होगा। एक सवाल मैं आपके साथ करना चाहूंगा, ये रहा आपके सामने ये सवाल, बस हमें टोटल इनकम बताना है। सर किसके लिए टोटल इनकम बताओगे आप? मैं तीनों के लिए बताऊंगा। तो इसको करने का क्या तरीका होना चाहिए? एक, तीनों का मतलब तीन ही तरीके का पर्सन है। एग्जाम में जरूरी नहीं है तीनों का पूछा जाए, एग्जाम में एक दो किसी का भी पूछा जा सकता है। तो ये होगा हमारे लिए एक ROR, एक NOR ही बोल देते हैं वहां पे, NOR या फिर NR। ऊपर टॉप पे लिखोगे कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इस बार ये एग्जाम में आएगा आपके पर्टिकुलर। आइए सर, कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर प्रैक्टिसेस इनकम ऑफ आर प्रीवियस ईयर 25-26 का है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव इन USA, 80,000 रुपए का किराया, मेरा एक मकान है दिल्ली में उससे हुआ, लेकिन वो पैसा ना वो USA में रहता है, वहीं रिसीव हो रहा है। तो पैसा कहां से कमाया जा रहा है? पैसा इंडिया से ही कमाया जा रहा है। तो आपका रेंट फ्रॉम दिल्ली, रेंट फ्रॉम दिल्ली, तो कौन टैक्स देगा? भाई तुझे भी देना पड़ेगा। भारत में अगर पैसा कमाया तो कोई नहीं बचेगा, भारत किसी को नहीं छोड़ेगा, सबसे पैसे लेगा। इंडियन गवर्नमेंट सबसे पैसे लेगा, अगर भारत में पैसे कमाए आपने तो सभी से लेगा। चलिए अगला पॉइंट, इनकम बिजनेस इन USA। बिजनेस तो USA में, लेकिन कंट्रोल दिल्ली से हो रहा है। बिजनेस हमारा यहां नहीं है, USA में कंट्रोल हो रहा है। तो आप बताओ कौन सा पॉइंट लगेगा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताना। इनकम, मेरा बिजनेस बाहर है और कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो आपको भी थोड़ा पार्टिसिपेट करके फटाफट से बताना होगा कि किस किस पे लग सकता है टैक्स, किस किस पे लग सकता है टैक्स। देख के बताओ, आपके सामने रूल है। बिजनेस कहाँ है? बाहर है। कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। तो कौन कौन महाराज टैक्स देगा? ऐसा कौन है जो कि टैक्स देगा? तो जवाब होना चाहिए सर, कौन सा पॉइंट लग रहा है? ये रहा, ये वाला पॉइंट लग जाएगा। तो यहां पे एक तो ROR देगा, एक NOR देगा। तो चलो भाई, दो लोग देंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन USA, इनकम फ्रॉम बिजनेस USA कितने रुपए हैं भाई? 1,20,000। ओ माय गॉड। एक इसको देना है
एक इसको देना है, इसको नहीं देना है, ठीक है। इनकम ऑफ बिजनेस इन बैंगलोर, कंट्रोल यूएस से। हमारा एक बिजनेस है और वो पता है कहाँ है, बैंगलोर में है, तो भारत में ही हुआ ना बिजनेस। तो अगर बिजनेस भारत में ही है तो पैसा भारत से ही कमा रहे हो, तो कौन टैक्स देगा? तब तो कोई भी कंडीशन हो आपको टैक्स देना होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस बैंगलोर, बैंगलोर, तो बैंगलोर तीनों को देना पड़ेगा, दैट इज 180। सर इतना आसान नहीं समझना इसे, इसके चार्ट को आप पहले रजिस्टर पे लिखना, और आज मैं आपको होमवर्क ही होमवर्क देने वाला हूं, और फिर घर पे जाके देख के ध्यान से करना। अगली क्लास में फिर मैं कराऊंगा, फिर आपको आंसर भी बताऊंगा क्या सही क्या गलत। रेंट प्रॉपर्टी इन यूएसए, भाई प्रॉपर्टी मेरा रेंट यूएसए में है, रिसीव देयर हो गया, वहीं रिसीव हो गया। सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया, तो रेमिटेड है इंडिया में, तो रेमिटेड के केस में मैंने क्या बोला था, सिर्फ एक टैक्स देगा। रेमिटेड के केस में सिर्फ एक टैक्स देगा, बाकी दो जने टैक्स नहीं देंगे। तो रेमिटेड इन इंडिया, इनकम रेमिटेड इन इंडिया, इंडिया, तो सिर्फ कौन देगा भाई? 60,000 पे। सिर्फ आरओआर का स्टेटस हुआ तो देगा, बाकी तो देंगे ही नहीं। इंटरेस्ट डिपॉजिट विद अ इंडियन कंपनी रिसीव इन यूएसए, भारत में इंडिया, इंडिया की कंपनी से पैसा कमा रहे हो, इंडिया के अंदर कमा रहे हो, तब तो आप बचोगे नहीं। तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इंडिया, इंडियन कंपनी, तो कितने रुपए? 20,000। तो भाई आप नहीं बचोगे, आप भी नहीं बचोगे, और आप भी भारत में पैसा कमाओगे तो सबसे करेंगे। प्रॉफिट 24-25 पिछले साल का, बिजनेस यूएसए रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26 नो टैक्स अर्लियर, ये वो प्रॉफिट है जो कि पिछले साल का है और वहां टैक्स नहीं लगाया था गवर्नमेंट ने, अब इंडिया में पैसे लेके आया, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट अनटैक्स्ड, पास अनटैक्स इनकम। तो कौन देगा? तो भाई अब वहां की गवर्नमेंट ने छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दो, कोई टैक्स नहीं देगा फिर। अब गिफ्ट रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स 45,000 परिवार से, गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स, बताओ कौन देगा टैक्स? गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स, कौन देगा टैक्स? बताओ मेरे भाई, कौन देगा टैक्स? कोई नहीं देगा, रिलेटिव होते हैं ना पेरेंट्स, आपके माता पिता आपके रिश्तेदार माने जाते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से। चलो सर अब क्या करना है, तीनों का करना है, तो मैंने एक ही कॉलम में बना लिया। अब टोटल इनकम निकाल लेते हैं, बस टोटल इनकम, बस इसको टोटल कर देना है। टोटल इनकम निकालने के लिए बस इसको टोटल कर देना है। तो टोटल करने के लिए मुझे चाहिए कैलकुलेटर, और वो कैलकुलेटर ही देख रहे हैं कहाँ चला गया। एक तो मेरे सामान इधर उधर कैलकुलेटर वैलकुलेटर जाता रहता है। हाँ कहाँ चला गया कैलकुलेटर? करो आप, करो कैलकुलेट। कई बार सामने होते हुए भी नहीं दिखते हैं, तो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, चलो ढूंढेंगे, ऐसे ही टोटल करते हैं। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, और 2 लाख, 4 लाख, 4,60,000। आप भी देख के बता देना, ये टोटल गड़बड़ हो सकता है। ये भी हो गया 2 लाख और 2 लाख, ये हो गया 4 लाख, ये हो गया हमारा 80, ये हो गया 2 लाख और 80,000, 280। आप टोटल एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। क्या समझ में आया? आप भी बताइए क्या टोटल आया, आप भी बताइए क्या टोटल आया, क्या समझ में आया? अब मान के चलो खत्म है ये चैप्टर, ये चैप्टर हमारा खत्म है। बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और एक डाउट लूंगा मैं, और उसके बाद खत्म है ये चैप्टर। ठीक है, खत्म है ये चैप्टर। क्या सही है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। मेरा कंप्यूटर, और कंप्यूटर कह रहा हूं, कैलकुलेटर तो मिल नहीं रहा मुझे, तो आप जल्दी जल्दी बताइए क्या सही है ये, कहीं गिर तो नहीं गया इधर। सर इनकम टैक्स बुक कौन सा परचेज करना है? ग्रीस आहूजा अभी मार्केट में नहीं आई है,
सर सही है, ओके। अब देखो कमाल, ये आपको होमवर्क, ये होमवर्क, मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, करना होगा आपको, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने टेबल बनाया था उसको लिखना है और फिर इसको सामने रख के फिर होमवर्क करना है। ये भी होमवर्क, बड़े सिंपल सिंपल से सवाल है, क्या ही बताऊं मैं आपको। ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। इसके अंदर पहले आप पहले वाला रूल रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे, उसके बाद फर्दर इसको अप्लाई करोगे, आपको बताना होगा। तो 3 सवाल मैंने होमवर्क में दिए हैं, क्योंकि मैं इसमें एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं, आपको मिल नहीं पाता है। अगली क्लास के अंदर आते ही मैं ये तीनों सवाल के सॉल्यूशन आपके सामने करूंगा और आपके होमवर्क रजिस्टर में चेक कर लेना। इसके बाद छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो रह जाते हैं, जैसे आपका HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस और आपका कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस, एक बार में बता के कल इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे, दी एंड, क्या कर देंगे हम इस चैप्टर को दी एंड। और फिर परसों से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। परसों से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम, हम तो पहुंच रहे हैं अपने समय के आसपास, 6 तारीख, फिर 7 को करा दूंगा, 8, तो कोई बात नहीं, हम अपने टाइम टेबल को बिल्कुल मैनेज कर लेंगे, इस महीने तो मैनेज कर ही लेंगे और इनफैक्ट आगे निकल जाएंगे। ओल्ड बुक इनकम टैक्स की परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सब कुछ बदल चुका है, कुछ नहीं बचा है, तो आप नहीं परचेज कर सकते। इनकम टैक्स का स्लैब रेट बदल गया, सभी आप परेशान हो जाएंगे। तो एकदम न्यू बुक, न्यू क्लास, यूट्यूब से पुरानी क्लासेस को भी मत देखना, चैट जीपीटी से भी मत पूछ लेना कोई चीज, कुछ नहीं कोई भी बताएगा। तो जो आपका सिलेबस है, क्योंकि होता है क्या है, कौन सा असेसमेंट ईयर फॉलो किया जा रहा है, उस असेसमेंट ईयर के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं और वही फॉलो किया जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग चलना है। कहीं आप यूट्यूब पे देख लिया, पता चला वहां असेसमेंट ईयर जो था वो पिछले साल का था, या असेसमेंट ईयर अगले साल का कैलकुलेशन आप देखो सर ने ये बताया था, यहाँ ये हर साल चेंजेस आता है इनकम टैक्स। मोस्ट अपडेटेड कोई लॉ है ना पूरे भारत के अंदर, जो सबसे ज्यादा जिस कानून के अंदर बदलाव किया जाता है, तो इकलौता इनकम टैक्स है जिसमें हर साल बदलाव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सर, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, आपको होमवर्क दे दिया है। हैव अ गुड डे, टेक केयर, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास में होपफुली जो कल वाली क्लास है आप इस होमवर्क को करके आओगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली क्लास में।